सर हम जरा स्थान कथा वस्तु दो पहुंचे थे। उसके आगे आज शुरू करते हैं। वस्तु च द्विधा। फिर कथा वस्तु जो है वो दो प्रकार की होती है। कथम इत्याह, कैसे इसको कहते हैं। तत्राधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदु। अब यहाँ पर ये दो प्रकार की कथा वस्तु बताने का प्रयास किया है कवि ने कि तत्र आधिकारिकम मुख्यम, मुख्य कथा वस्तु जो है वो आधिकारिक कहलाती है। अंगम प्रासंगिकम विदुः, और जो अंग रूप में छोटी छोटी कथाएं आ जाती हैं मुख्य कथा के मध्य मध्य में, वो प्रासंगिक कही जाती हैं। आधिकारिकम मुख्यम, तत्र माने नाट्य में जो मुख्य कथा होती है, जो प्रमुख कथा होती है, उसको हम आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं। और अंगम प्रासंगिकम विदुः, जो अंग रूप में छोटी छोटी कहानियां किसी स्थान विशेष में जुड़ती हैं और थोड़ी दूर चलकर वो समाप्त हो जाती हैं, वो प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती हैं। नीचे वृत्ति में उसी को स्पष्ट किया गया है। प्रधान भूतम आधिकारिकम यथा रामायणे राम सीता वृत्तांत। जो नाट्य की प्रधान कथा वस्तु होती है, मुख्य कथा जो होती है, उसको आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं। यथा रामायणे राम सीता वृत्तांत, जैसे रामायण में राम और सीता का वृत्तांत। तदंग भूतम प्रासंगिकम, यथा उसका अंगभूत जो आंशिक रूप में थोड़ी दूर के लिए आती हैं, वो प्रासंगिक होती हैं। यथा तत्रैव, तत्रैव माने रामायण में ही विभीषण सुग्रीव आदि वृत्तांत इति। विभीषण और सुग्रीव आदि के जो वृत्तांत हैं वो क्या है, प्रासंगिक कथा वस्तु है। मुख्य कथा वस्तु जो राम सीता का वृत्तांत है वो मुख्य कथा वस्तु है, और उसको हम आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं। और उसमें जो छोटे छोटे अंगभूत में आंशिक रूप से छोटी छोटी घटनाएं आती हैं, जटायु का वृत्तांत है, शबरी का है, श्रवण का है, और ये विभीषण सुग्रीव आदि के जो वृत्तांत हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रासंगिक कथा वस्तु। अब निरुक्त्याधिकारिकम लक्ष्यति। अब परिभाषा के आधार पर हम आधिकारिक कथा वस्तु का लक्षण करते हैं। अधिकार फल स्वाम्यम अधिकारी च तत्प्रभु तन्निवृत्तम अभिव्यापी वृत्तम स्यात् आधिकारिकम। अब कह रहे हैं कि अधिकारा च फल स्वाम्यम, किसी भी फल का, किसी भी वस्तु का स्वामी होना अधिकार कहलाता है। किसी भी फल का स्वामी होना अधिकार कहलाता है। अधिकारी च तत्प्रभु, और उस वस्तु का जो अधिकारी है, मतलब जिसका उस पर अधिकार है, वो क्या है, अधिकारी कहलाता है। तन्निवृत्तम अभिव्यापी वृत्तम स्यात् आधिकारिकम। तन्निवृत्तम अभिव्यापी, उसके निमित्त मतलब फल का अधिकार, फल पर अधिकार होना, और उसका अधिकारी होने के बीच का जो उसकी प्राप्ति पर्यंत किया गया जो इतिवृत्त है, उसको उस फल की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास, जो भी कार्य किए गए हैं, वो संपूर्ण इतिवृत्त जो है वो आधिकारिक कथा वस्तु कहलाता है, आधिकारिक इतिवृत्त होता है। तन्निमित्रम, तन्निवृत्तम, उसके निवृत्त जो भी किया गया कार्य है, उस फल की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किया गया, अधिकार और अधिकारी होने के मध्य का जो भी इतिवृत्त है, वो क्या है, आधिकारिक कथा वस्तु कहलाता है। अब नीचे वृत्ति भाग है। फलेन स्वाम्यम, फलेन स्वस्वामी संबंधो अधिकारा। फल के साथ स्वस्वामी संबंध है, मतलब ये मेरा है, उसका स्वामी जो जो उसका अधिकारी है वो ये कह रहा है कि ये मेरा है, ये स्वस्वामी संबंध है, मेरा है, स्वयं का है, ऐसा संबंध
का जो भाव है वो अधिकार है। फल स्वामी चाधिकारी, और उस फल का स्वामी जो है वो अधिकारी होता है, अधिकारी कहा जाता है। तेनाधिकारेण अधिकारिणा वा निवृत्तम फल पर्यंतताम नियमानम इति वृत्तम अधिकारिकम। तेन अधिकारेण अधिकारिणा वा, उस अधिकारी और अधिकार के द्वारा किया गया, उस अधिकार और अधिकारी के द्वारा किया गया, उस फल प्राप्ति पर्यंत किया गया जो भी इतिवृत्त है, जो भी वृत्तांत है, वो क्या है, आधिकारिक कथा वस्तु कही जाती है। प्रासंगिकम व्याचष्टे, प्रासंगिक को कहते हैं प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः। अब प्रासंगिक कथा वस्तु वो है जो परार्थ से, दूसरे के अर्थ सिद्धि के लिए, दूसरे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया जाता है, किंतु स्वार्थो यस्य प्रसंगतः, प्रसंगवश उसका भी स्वार्थ सिद्ध हो जाए, उसको हम प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। अब प्रासंगिकम परार्थ से, जो दूसरे के अर्थ के प्रयोजन के लिए, प्रयोजन की सिद्धि के लिए दूसरे के लिए किए जाने वाला जो इतिवृत्त है, कार्य है, और प्रसंगतः यस्य स्वार्थो, प्रसंगवश उसका अपना भी स्वार्थ सिद्ध हो जाए, उसको हम प्रासंगिक कथा वस्तु कहते हैं। यस्य इतिवृत्त वृत्ति भाग है, यस्य इतिवृत्त से पर प्रयोजन से सतत प्रसंगा स्व प्रयोजन सिद्धि तत्प्रासंगिकम इतिवृत्तम प्रसंग निवृत्ते है। अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं आचार्य धनंजय धनिक जी कि यस्य इतिवृत्त से पर प्रयोजन से, जिस इतिवृत्त को पर प्रयोजन से दूसरे के प्रयोजन के लिए सतत प्रसंगा किया जाए, जिस कार्य को जिस भी इतिवृत्त को, व्यवहार को दूसरे के प्रयोजन के लिए किया जाए, और प्रसंगात स्व प्रयोजन सिद्धि से, प्रसंगवश उसका अपना प्रयोजन भी जो करने वाला है दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़े थे, किंतु प्रसंगवश मेरा भी स्वार्थ उसमें सिद्ध हो गया, मेरा भी प्रयोजन सिद्ध हो गया, तत्प्रासंगिकम इतिवृत्तम, वो प्रासंगिक इतिवृत्त होता है, प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाता है। प्रसंग निवृत्ते, क्योंकि उससे प्रसंग से सिद्धि होती है, इसलिए उसको प्रासंगिक कहा जाता है। प्रासंगिकम अपि पताका प्रकृति भेदा द्विविधम इत्याह। अब प्रासंगिक कथा वस्तु जो है वो पताका और प्रकृति भेद से दो प्रकार का होता है, द्विविधम इत्याह, दो प्रकार का होता है। अब उसमें से दोनों को कहते हैं सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाग। अनुबंधम, अनुबंध सहित दूर तक चलने वाला, दूर तक अनुकरण करने वाला, अनुबंध सहित जो इतिवृत्त है वो पताकाख्यम, पताका कहलाता है। प्रकरी च प्रदेश भाग, और प्रकरी वो इतिवृत्त है जो किसी स्थान विशेष में प्रारंभ होता है और वहीं थोड़े समय के लिए ही वो प्रारंभ होता है और वहीं पर समाप्त हो जाता है, वो प्रकरी कहलाता है। यद दूरम अनुवर्तते प्रासंगिकम सा पताका। फिर नीचे वृत्ति भाग में धनी जी कहते हैं कि जो दूर तक अनुकरण किया जाए, जो कथा वस्तु मुख्य कथा वस्तु का एक लंबी दूरी तक, दूरम यद अनुवर्तते स प्रासंगिकम सा पताका, वो पताका नामक प्रासंगिक कथा वस्तु होता है। दूरम यदि अनुवर्तते प्रासंगिकम सा पताका, जो दूर तक उस मुख्य कथा का अनुकरण करे, मुख्य कथा में बड़ी दूर तक चले, वो पताका नामक प्रासंगिक कथा वस्तु होती है। जैसे सुग्रीव आदि वृत्तांतवत, रामायण में सुग्रीव का वृत्तांत जो है वो लंबी दूरी तक चलता है, काफी दूर तक चलता है, तो उसको क्या कहा है, पताका। और पताके व साधारण नायक चिन्हत्वात् उपकारित्वात्, पताका के समान वो नायक के असाधारण चिन्हों से युक्त होने के कारण
उसका उपकार ही किया करती है। तो पताका इतिवृत्त जो है, पताका कथानक जो प्रासंगिक कथा वस्तु है, वो क्या है? जैसे किसी राज्य के का ध्वज जो है उस राजा के विजय और ऐश्वर्य आदि का प्रतीक होता है, उसी प्रकार से पताका के समान नायक के असाधारण चिन्हों से युक्त नायक के उत्कर्ष का कारण होते हैं, उसका उपकार करने वाले ही हमेशा होती है। यद अल्पम सा प्रकरी। और जो छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी इतिवृत्त हैं, सा प्रकरी, वो प्रकरी कहलाती हैं। श्रवणादि श्रवणादि वृत्तांत, जैसे श्रवण आदि का वृत्तांत थोड़ी एक स्थान विशेष में ही जुड़ता है और वहीं पर समाप्त हो जाता है, वो प्रकरी है। अब पताका प्रसंगेन पताका स्थानकम व्युत्पादयति, प्रसंग से पताका आ जाने के कारण पताका स्थानक का निरूपण करते हैं। प्रस्तुत आगंतु भावस्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम तुल संवेदान विशेषणम। अब प्रस्तुत आगंतु भावस्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम, जो किसी अन्योक्ति के द्वारा, माने किसी और को कहा, किसी और को जाए पर संकेत किसी और की तरफ स्पष्ट कर रहा हो, वो अन्योक्ति कहलाता है। ऐसे अन्योक्ति के कथन के द्वारा किसी आने वाली आगंतुक कथा वस्तु का, आगे घटने वाली घटना की सूचना, जिस अन्योक्ति के माध्यम से जिस कथा वस्तु की सूचना दे दी जाए, भावी घटना की सूचना दे दी जाए, पताका स्थानकम, वो पताका स्थानक होता है। तुल्य संविधान विशेषणम, वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो समान इतिवृत्त और समान विशेषण। इस प्रकार से पताका स्थानक जो है वो दो प्रकार का होता है। तुल्य संविधान विशेषणम च, एक तो समान इतिवृत्त और समान विशेषण, भेद से दो प्रकार का होता है। प्रस्तुता आगंतु भाव से वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम, किसी अन्य उक्ति के द्वारा जो आगे घटने वाली, अन्योक्ति के माध्यम से आगे घटने वाली घटना की सूचना को प्रस्तुत करे, वो पताका स्थानक कहलाता है। तुल्य संविधान विशेषणम, जो कि तो समान इतिवृत्त और समान विशेषण भेद से दो प्रकार का होता है। अब नीचे वृत्ति भाग, प्राकरणिकस्य भाविनो अर्थस्य सूचकम रूपम पताकावत भवति इति। प्रकरण आदि के भावी अर्थ की सूचना देने के कारण जो भावी अर्थ की सूचना के रूप में प्रस्तुत होता है, पताकावत भवति इति, और पताका के समान होता है, वो पताका स्थानक कहा जाता है। तच्च, और वो हो तुल्य इतिवृत्ततया तुल्य विशेषणतया च दो प्रकार का, वो समान इतिवृत्त और समान विशेषण के भेद से दो प्रकार का होता है। अन्योक्ति समासोक्ति भेदार्थ, जो कि अन्योक्ति और समासोक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। दो प्रकार का होता है। अन्योक्ति और समासोक्ति के भेद से, समान इतिवृत्त और समान विशेषण के भेद से दो प्रकार का होता है। यथा रत्नावल्याम, रत्नावली में या तो अस्मि पद्मनयने समयो ममैष सुप्ता मयैव भवती प्रतिबोधनीया प्रत्यायनामितीव सरोरुहिण्या सूर्यास्त मस्तक निविष्टकरः करोति। अब यहाँ पर कवि जो है ये कह रहा है कि जो रत्नावली का उदाहरण लिया गया है यहाँ पर कवि ये समझाने का प्रयास करा कि वो कह तो रहा है कि स्पष्ट रूप से ये कहना चाह रहा है कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जैसे सूर्य अब सायंकाल जब अस्त होता है तो अपनी किरणों को समेट कर जब जाने लगता है, तो वो मानो कमलिनी से ये कह रहा हो कि हे कमल नयने, ये मेरे जाने का समय हो गया है। और
सोई हुई तुमको मैं ही प्रातः आकर जगाऊंगा। जब सूर्य सुबह निकलता है तभी कमल का पुष्प उदय खिलता है। वही कह रहे, सोई हुई तुमको मैं ही आकर प्रातः काल में जगाऊंगा। ऐसा अस्ताचल के अस्त रूपी मस्तक पर अपनी किरणों को समेट कर जाते हुए सूर्य कह रहा है। तो यहाँ पर संकेत ये है कि वो कहे तो रहा है सूर्य को संकेत करके, लेकिन मानो वो अपनी प्रिया को संकेत दे रहा हो। राजा उदयन जो है वो विदूषक की प्रत्युक्ति है। इसमें सूर्य अपनी कमलनी के वृत्तांत के द्वारा राजा उदयन और रत्नावली के भावी मिलन, सूर्य जैसे कह रहा ना मैं जा रहा हूँ और प्रातः आकर के मैं ही तुम्हें जगाऊंगा, उसी प्रकार से राजा उदयन कह रहा है कि मैं अभी तो जा रहा हूँ क्योंकि मैं ही तुम्हें आकर के जगाऊंगा। ऐसा संकेत वहां पर दिया गया है। तो अन्योक्ति क्या हुई कि कह रहा सूर्य को संबोधित करके, लेकिन संकेत है रत्नावली की तरफ, रत्नावली और राजा उदयन के समान मिलन की तरफ। अगला है यथा तुल्य विशेषणतया, फिर ये समान विशेषण का भेद। उद्दामोद कलिका विपांडुरुजम प्रारंभ जिब्राम क्षणाद आयासम स्वसनोद गमैर विरलैर आवन्तिमात्मनः अद्योद्यान लतामिमाम समदनाम नारीमिवान्याम ध्रुवम पश्यन् को विपाटल दुति मुखम देव्याः करिष्यामि करिष्यामहम्। अब यहाँ पर समान विशेषण का उदाहरण है नीचे। इसमें राजा ये रत्नावली में कह रहा है राजा कि दो हैं, एक तो रानी के पक्ष में, नायिका के पक्ष में, और दूसरा जो है वो कली के पक्ष में है। मतलब वो लता को नायिका के रूप में देखना चाह रहा है, उसको स्पष्ट कर रहा है कि समान विशेषण का उदाहरण है उद्दामोद कलिकाम, अत्यंत खिली हुई कलियों वाले, और नायिका के पक्ष में अत्यंत उत्कृष्ट अभिलाषा वाली। विपांड रुचम, पीली पीली शोभा को प्राप्त होती हुई। प्रारब्ध जिभ्राम, और जो अत्यंत खिली हुई कलियों वाली, नायिका के पक्ष में जम्हाई लेती हुई। क्षणात आयासम, शीघ्र ही खिली हुई। स्वसनोद्गमैर विरलैर आमन विरलई आतन्वती आत्मनः, स्वसनोद्गमय है मानो हवा के साथ अत्यंत अपने प्रसार को फैलाती हुई, वायु के संचार से अपने आप को अत्यंत विस्तार प्राप्त कराती हुई। सुगंध कलियों के पक्ष में है, सुगंध और नायिका के पक्ष में है निरंतर निश्वासों के निकलने से अपने काम पीड़ा को व्यक्त करती हुई। अद्योद्यान लताम इमाम, आज उद्यान की इस लता को, समदनाम नारी मिवाम अन्याम, काम से परिपूर्ण दूसरी नारी के समान, ध्रुवम पश्यन को विपाटल द्युतिम, निश्चित रूप से देखते हुए मैं मुखम देव्या, देवी के मुख को विप पश्यन कोप विपाटल द्युतिम, क्रोध से परिपूर्ण, उधर उधर करके चलते हैं, क्रोध से परिपूर्ण मानो हम गुलाबों के समान लाल लाल वर्ण वाले कर दूंगा। गुलाबों के समान शोभा को प्राप्त करने वाली देवी के मुख को क्रोध के कारण मानो हम लाल लाल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है राजा उदयन की विदूषक की प्रत्युक्ति है। इसमें रत्नावली संबंधी भावी व्रत की सूचना है, और आगे चलकर राजा के मिलन के कारण जो देवी वासवदत्ता का क्रोध है वो क्रोध के कारण देवी वासवदत्ता के मुख को मानो मैं लाल लाल कर दूंगा। इसलिए द्वितीय प्रकार का पता का स्थानक जो समान विशेषण भेद का पता का स्थानक है। एवं आधिकारिक द्विविध प्रासंगिक भेदात त्रिविधस्यापि त्रैविध्यम आ। अब यहाँ पर उधर इधर चल गया ना, वहां पर इस प्रकार से एक प्रकार की आधिकारिक द्विविध प्रासंगिक भेदात
और दो प्रकार की प्रासंगिक के भेदों को कह करके फिर विधस्यापि उनके भी त्रय विद्यमाह तीन तीन भेद होते हैं, इसको कहते हैं। प्रख्यात उत्पाद्य मिश्रित भेदा त्रेधा अपि तत्त्रिधा प्रख्यात इतिहास आदेर उत्पाद्यम कविकल्पितम। एक मिनट, इसको बंद कर लो। अब यहाँ पर फिर कवि कह रहा है कि प्रख्यात उत्पाद्य मिश्र भेद तत्त्रिधापि तत्त्रिधा, प्रख्यात उत्पाद्य और मिश्र भेद से त्रिधापि तत्त्रिधा, वे तीनों ही तीन तीन प्रकार की हो जाती हैं। अब उसमें से प्रख्यात क्या है? प्रख्यात इतिहास आदेर, प्रख्यात कथा वस्तु जो है, प्रख्यात इतिवृत्त क्या है? वो इतिहास आदि से संग्रहित किया जाता है, जो हमारी प्राचीन घटनाएं घटनाक्रम हमको उपलब्ध होता है, उसी से लेकर के वो प्रख्यात इतिहास आदि से लिया जाता है, उसी से लेकर उसको हम प्रख्यात इतिवृत्त कहते हैं। उत्पाद्यम कवि कल्पितम, और उत्पाद्य घटनाक्रम किसको कहते हैं? इतिवृत्त जो कवि की कल्पना पर आधारित होता है, कवि की कल्पना के द्वारा जो रचना की जाती है वो उत्पाद्य इतिवृत्त होता है। मिश्रम च संकराताभ्याम दिव्य मर्त्यादि भेदतः, और मिश्र क्या है? उन दोनों के मिश्रण से, मतलब कुछ तो इतिहास आदि से लिया गया हो कुछ भाग, और कुछ हिस्सा जो है वो कवि की कल्पनाएं भी उसमें समाहित की गई हों, वो मिश्र कथा वस्तु कहलाती है। और दिव्य मर्त्यादि भेदता, फिर उनके दिव्य मर्त्य आदि भेद, और एक तीसरा भेद है दिव्यादिव्य, दिव्य मर्त्य आदि भेद से वो पुनः तीन तीन प्रकार के हो जाते हैं। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, फिर आगे इन तीनों के तीन तीन भेद पुनः दिव्य मर्त्य और दिव्यादिव्य भेद हो जाते हैं। इति निगद व्याख्यातम, ऐसा ग्रंथ में ही स्पष्ट हो गया है। तस्येति से किम फलम इत्या, अब उस इतिवृत्त का क्या फल है उसको कहते हैं। कार्यम त्रिवर्ग शुद्धम अनेका अनेकानुबंधी च, अब उसका फल त्रिवर्ग होता है। त्रिवर्ग क्या होता है? जैसे हमारे पास धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे है ना, पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, उसी को कह संकेत करते, उसी की ओर यहाँ पर संकेत करते हुए कहा गया है कि उसका फल त्रिवर्ग होता है। उस इतिवृत्त का फल त्रिवर्ग, पहले तीन धर्म अर्थ और काम, ये कभी तो शुद्ध होता है, और कभी एकानुबंधी, और कभी एक से अनुगत होता है, एक से अन्वित होता है, और कभी अनेकानुबंधी, तीन ही है। तो पहले तो मान लीजिए कोई एक, चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, वो कभी एक अकेला शुद्ध भेद होता है, और कभी एक से अनुगत होता है, मतलब मान लीजिए धर्म है तो वो अर्थ और काम से अनुगत है, और कभी दो से अनुगत होता है, अनेकानुबंधी, एक या एक से अधिक, दो या अनेक से अनुगत, ये उसका फल प्रयोजन होता है। अब धर्मार्थ कामा फलम तच्च शुद्धम एकैम अनेकानुबंधम द्वित्रयानुबंधम वा, फिर कह रहे धर्म अर्थ कामा फलम च धर तच्च, फलम तच्च, धर्म अर्थ और काम वो इतिवृत्त का फल होता है। शुद्ध है, शुद्ध कभी तो, और कभी एक अनुबंधम, एक से अनुबंधित, एक से अन्वित, और कभी अनेकानुबंधम च, और कभी अनेक से अन्वित, माने दो या तीन से भी अन्वित हो सकता है। ऐसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप ही इसका फल होता है, इतिवृत्त का फल होता है। अब यहाँ पर स्पष्ट ये किया गया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, किंतु यहाँ केवल चार पुरुषार्थ है, लेकिन केवल मोक्ष कभी भी रूपक की इतिवृत्त का फल नहीं हो सकता, क्योंकि रूपक जो है वो एक निश्चित घटनाक्रम में चलता है, और
प्रारंभिक अवस्था, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, तब जाके वो मोक्ष तक पहुंचता है। इसीलिए शांत रस को भी रूपक में नहीं माना गया है। इसी से त्रिवर्ग की तीव्रति का फल माना गया है। धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग कहा गया ना कि त्रिवर्गात कार्यम त्रिवर्ग तत्शुद्धम अनेकानेकानुबंधित। फिर भी मोक्ष से अनुगत धर्म आदि को रूपक के तीव्रत का फल हो सकता है। धनी की व्याख्या को यहाँ पर स्वारस्य प्रतीत होता है, जो कि पहले प्राचीन हमारे भामह इत्यादि आचार्यों ने कहा था, विश्वनाथ ने भी कहा था। विश्वनाथ ने तो चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्यों का फल स्वीकार किया है।